I welcome you all to my channel, The Lawyer's Web. So today in this video, we are going to talk about adoption, that is under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. So in this video, we are going to talk about the adoption, what adoption actually means, what are the main basic objective behind the process of adoption, and in the second part, we will discuss about the some of the requisites that needs to be fulfilled for a valid adoption or for the consideration of a valid adoption. W- Part third, where we will also discuss about the some of the conditions that were enumerated for the for a valid adoption, and lastly, we will shortly discuss about one or two doctrine that is created or in the context of adoption. So let's move forward with the presentation of this video. So adoption meaning and objective. So what adoption actually means? If we understand adoption, though adoption एक ऐसा एक्ट होता है जहाँ पे एक पर्सन एक चाइल्ड को अडॉप्ट करता है फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पर्सन और नेचुरल पेरेंट टू अपने फैमिली में एंड ट्रीट हिम और हर एज हिज ओन चाइल्ड। उस प्रोसेस को एडॉप्शन कहते हैं। और ये जो एडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है ये रेगुलेट होता है अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर। एंड अगर एज पर अगर हम चले हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे इनोमिनेटेड है कि ओनली हिंदू मैरिड कपल और अनमैरिड एडल्ट हैं वही अडॉप्ट कर सकते हैं Hindu child, apart from some of the common basic criteria like the soundness of mind and measure, these are the basic criteria. So हमने एक बेसिक समझ लिया कि एडॉप्शन क्या होता है, कि एडॉप्शन इज एन एक्ट बाय विच अ पर्सन टेक्स अ चाइल्ड फ्रॉम अ बायोलॉजिकल और नेचुरल पेरेंट टू हिज और हर फैमिली एंड ट्रीट एज हिज ओन चाइल्ड। उसके बाद अब ठीक है, ये एडॉप्शन हमने देखा कि देख लिया क्या होता है, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस प्रोसेस को मतलब कंटिन्यू करने का और इसे कैरी आउट करने का। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये टू कंटिन्यू द फैमिली लाइन अकॉर्डिंग टू शास्त्र। जो शास्त्र अगर शास्त्र के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पे ये माना जाता है कि अगर किसी किसी का अगर who do not have a son will not find a place in heaven, so ये एक शुद्ध काम माना जाता था कि सभी एवरी हिंदू शुड हैव अ सन। सो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था बिहाइंड का कि अगर इन केस अगर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी किसी का कोई चाइल्ड नहीं है तो वो अडॉप्ट कर सकता है फ्रॉम द बायोलॉजिकल और नेचुरल पेरेंट टू हिज और हर फैमिली, और उस अडॉप्टेड चाइल्ड को अपने बच्चे की तरह उसे ट्रीट करना है करते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कुछ वैलिड रिक्विजिट्स जो होते हैं फॉर द कैरिड आउट ऑफ वैलिड एडॉप्शन अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो वो मेंशन है अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया है, जैसे द पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन। जो पर्सन इन्वॉल्व एडॉप्शन में टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड फ्रॉम द नेचुरल बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उसके पास वो कैपेसिटी होना चाहिए एज वी हैव डिस्कस्ड, लाइक द मेजर साउंडनेस एंड द मैरिड कपल एंड अनमैरिड एडल्ट। तो इन सब क्राइटेरिया में वो फॉल करना चाहिए। एंड द सेकेंड, द गिविंग पर्सन हैज द कैपेसिटी टू डू। एंड जो बायोलॉजिकल पेरेंट है और नेचुरल पेरेंट है उन्हें उनके पास ये पावर होना चाहिए और वो फॉल करना चाहिए विद इन एम्बिट ऑफ वैलिड बायोलॉजिकल पेरेंट, जिन्हें वो राइट है कि वो एडॉप्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो अपने चाइल्ड को दे सकते हैं। द पर्सन एडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। अब बात हमने फर्स्ट दो पॉइंटर में क्या बात की कि द पर्सन अडॉप्टिंग है द कैपेसिटी, अडॉप्टिंग पर्सन की कैपेसिटी की बात की, गिविंग पर्सन की कैपेसिटी की बात की, और थर्ड में जिस चाइल्ड का एडॉप्शन हो रहा है उस चाइल्ड का भी कैपेसिटी होना चाहिए, जो कि हम आगे देखेंगे कि क्या 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 वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए टू फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ अ child who is capable of being adopted. And lastly, adoption is in accordance with the other conditions enumerated under Chapter 2nd of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, which we will further discuss in this video. So,
Now moving forward with the condition of a valid adoption under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. तो अगर कंडीशन कुछ कंडीशंस होते हैं इन अकॉर्डेंस विद और कंबाइनली विद सेक्शन 6 जो कि इनोवेटर होते हैं सेक्शन 11 में, जो कि उससे कंप्लाई होना, उसे उसे फॉलो उसे फुलफिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर फॉर ए वैलिड एडॉप्शन। सबसे पहला, अगर इन बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडॉप्शन ऑफ ए सन, तो वहाँ पे जो एडॉप्टिव फादर होता है या मदर होता है मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन और बेटिक सन्स सन लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर अगर एक बेटे का कोई बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है तो जो एडॉप्टिव फादर और मदर होते हैं उनके कोई चाइल्ड नहीं होने चाहिए, और उनके जो एडॉप्टिव फादर और मदर उनके चाइल्ड का भी चाइल्ड नहीं होना चाहिए एट दैट टाइम व्हेन दे आर एंटरिंग फॉर द adoption process. वही if we talk in the context of adoption of a daughter, the same thing applies, where that the adoptive father or mother must not have Hindu daughter or son's daughter living at that time of adoption, as like we have discussed in the adoption of a son. Now, if the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least 21 years older than the person to be adopted. तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर कोई अनमैरिड एडल्ट जो कि मेल है वो अडॉप्ट करना चाहता है एक फीमेल गर्ल को, एक गर्ल को, तो वहाँ पे जो एडॉप्टिव फादर होना चाहिए और जो फीमेल चाइल्ड एडॉप्ट हो रही है उन दोनों के बीच में एज गैप एट लीस्ट 21 ईयर्स का होना चाहिए, तभी वो कैपेबल होगा फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बताता है कि एडॉप्शन ऑफ अ मेल चाइल्ड बाय फीमेल देन द एडॉप्टिव मदर इज एट लीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन टू बी एडॉप्टेड। यहाँ पे क्या है कि जो अगर एक मेल चाइल्ड को एडॉप्ट किया जा रहा है बाय द फीमेल, वहाँ पे भी जो बेसिक एज डिफरेंस होना चाहिए मेल चाइल्ड और फीमेल जो कि एडॉप्ट कर रही है उनके बीच का भी डिफरेंस एटलीस्ट 21 ईयर्स होना चाहिए, तभी वो वैलिड एडॉप्शन के अंदर फॉल करेगा। And lastly, the main point that the child which is going to be adopted should not be adopted simultaneously by two or more persons. एक चाइल्ड किसी एक ही पर्सन के द्वारा अडॉप्ट किया जा सकता है। सो ये पांच छह पॉइंट जो थे ये कंडीशंस फॉर ए वैलिड एडॉप्शन होते हैं जो कि इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हैं, जो कि बताता है रिक्विजिट्स फॉर ए वैलिड एडॉप्शन। सो इन दोनों को साथ में हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद अब हम देखेंगे हु कैन बी अडॉप्टेड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन अंडर हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्या रिक्विजिट्स होते हैं, क्या कंडीशन होते हैं, अब हम देखेंगे कि सेक्शन 10 जो कि बात करता है who can be adopted and what are the criteria that need to be fulfilled for the adoption of for the adoption. So the very first point जो बात करता है वो the child should be Hindu. तो as itself the act, the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, so it basically relates to the Hindu child, not to the child of other religion. After that the child had not been adopted before. देन अनदर पॉइंट इज दैट जो चाइल्ड जिसे अडॉप्ट करना है वो चाइल्ड पहले किसी और पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियन के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया हो, किसी और पर्सन के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया हो। आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज द चाइल्ड शुड नॉट बी मैरिड एंड अ चाइल्ड एज शुड बी बिलो 15 ईयर्स। So these two are the important points that the child का जो एज होता है who can be adopted under the Hindu Adoption and Maintenance Act is below 15 years, and that particular child should not be married. So after fulfilling these criteria should must be fulfilled, and after if these criteria are fulfilled under section 10, then only we can say that this particular child can be effectively adopted under Hindu Adoption and Maintenance Act. Also, it mentioned that any Hindu man or woman can adopt the child if he or she is a major of sound mind and is eligible to adopt a child. Also वहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि अगर
जैसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे हमने डिस्कस किया कि मैरिड कपल्स भी कर सकते हैं, तो अगर मैरिड कपल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहाँ पे अपने स्पाउस का फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है इन टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर चाइल्ड। बट वहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि आपको जरूरत नहीं है टू टेक द फ्री कंसेंट ऑफ देयर स्पाउस इन केस वेयर द, जहाँ पे आपका स्पाउस अनसाउंड माइंड है या उसने रिनाउंस कर लिया है फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये इन दोनों सर्कमस्टांसेज में ये एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि द मैरिड कपल इज नॉट इंटाइटल और ही और शी इज नॉट इंटाइटल टू टेक free consent of their spouse. So after understanding the who can be adopted, now let's understand effect of adoption that is enumerated under section 12 of Hindu Adoption and Maintenance Act. So an adopted child will have all the right as that of a natural child. Sim and if the adopted child has any property with him, it will be continued to remain with him after the adoption also. तो सेक्शन 12 जो सिंपली इम्प्लाई ये करता है कि जो adopted child होगा उसका will have all the same right as that of a natural child of a biological parent. Also, अगर कोई जो adopted child है अगर उससे related belonging अगर कोई property है तो that will be remain with him, that particular adopted child will not be destroyed or will not be transferred to any other person. और in section 12 also implies that अगर adoption process conduct हो जाता है, अगर in the final process है, तो जो adoptive parent है जो indulge है for in the adoption process, वो पीछे नहीं हट सकते हैं इन एनी सर्कमस्टांसेस दैट मैं अभी ये अडॉप्शन नहीं करना चाहता। और चाइल्ड ऑल्सो कैनॉट रिनाउंस एंड गो बैक टू द ओल्ड फैमिली आफ्टर द अडॉप्शन प्रोसेस। उसके बाद अब हमने ये सारे समझ लिए, अब हम लास्टली हम एक दो समझ देखते हैं क्या डॉक्ट्रिन होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट और रिलेटेड टू द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस और द रिलेटेड टू द एडॉप्शन। तो जो हमारा सबसे पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट। तो इसमें ये बात कहा गया कि अगर द चाइल्ड बिकम्स द औरसा which means naturally one son of the adoptive parent and is also disqualified to perform Shrad Karma, Pind Karma और कन्यादान of his natural parent। तो बेसिकली अगर कोई चाइल्ड है ही इज ट्रांसफर टू द अनदर पेरेंट फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल और नेचुरल पेरेंट, तो वो सारे अपने राइट्स खो देता है जहाँ पे वो परफॉर्म कर सके श्राद्ध कर्म और पिंड कर्म और कन्यादान ऑफ हिज पेरेंट्स। ये सारे राइट्स जो इंटाइटल्ड होते हैं टू अ नेचुरल चाइल्ड ऑफ हिज बायोलॉजिकल पेरेंट, वो सारे राइट्स इसके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट देयर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन दैट in case other person are not competent to perform these ceremonies like Sadkam, Pindkam or Kanyadan, then the adopted son to perform that particular Sadkam or Kanyadan of that particular of his natural parent or the adopted parent. So after understanding the doctrine of factum valet, lastly now we will discuss about the doctrine of relation back paternal affiliation. सो इसके अंदर ये बोला गया कि जो ओल्ड अंडर ओल्ड हिंदू लॉ जो था ये बोला गया कि अगर कोई हिंदू विडो जो है अगर वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करने जाती है तो ही सी कैन, बट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड दैट विल बी डीम्ड टू बी एन अडॉप्टेड ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड। और जो अडॉप्टेड सन होगा वो पूरा इंटाइटल होगा टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक पैटर्नल एप्लीकेशन। और हमने पूरा इस वीडियो में देखा कि डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू एडॉप्शन अंडर हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट क्या होता है, क्या रिक्विजिट्स हैं, वैलिड रिक्विजिट्स हैं, क्या कंडीशंस हैं जो इनोवेटेड हैं सेक्शन 11 के अंदर, और हु कैन बी अडॉप्टेड और क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बिहाइंड फॉर इन द कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को देना। थैंक यू।